है। चलिए, नागरिकता। नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिक का उल्लेख किया गया, बताइए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, किस भाग 2 में। ठीक है, नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? 5 से लेके 11 तक। ठीक है, नागरिकता किस सूची का विषय है? सूची का। संघ सूची का। भारतीय संविधान की किस प्रकार की नागरिकता का उल्लेख है? एकल नागरिक। एकल नागरिकता, बहुत सुंदर। ठीक है, लोकसभा, राज्य, विधानसभा के लिए मतदान का अधिकार किसके पास है? केवल भारतीय नागरिकों का। केवल भारतीय नागरिकों को। संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य होने के लिए कौन से अर्हत होते हैं? केवल भारतीय केवल नागरिक। भारतीय नागरिक। संविधान के किस अनुच्छेद में अधिवास द्वारा नागरिकता के संबंध में प्रावधान है? ठीक है, अधिवास के द्वारा। अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ होने पर प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था वो भारत का नागरिक होगा? अनुच्छेद 5। अधिवास का क्या अर्थ है? अधिवास का अर्थ क्या है, बताइए। अधिवास एक मनुष्य और एक राज्य क्षेत्र के बीच क्या है? संबंध है। ठीक है, अधिवास कितने प्रकार के हैं तो ध्यान में रखेंगे। 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उद्भव, होता है आपका परमानेंट एड्रेस जो आप लोग लिखते हैं। एक होता है विकल्प अधिवास, होता है टेम्पोररी। ठीक है, विकल्प के तौर पे। ठीक है, बदलते रहता है। ये फिक्स होता है, ये बदलते रहता है। भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों के नागरिकता के संबंध में प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 7। बिल्कुल ठीक है। भारतीय मूल के व्यक्ति जो रोजगार के लिए विदेश में रह रहे हैं, ठीक है, या प्रवास कर रहे हैं, उनकी नागरिकता का संबंध में कौन सा आर्टिकल्स है? अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 5, 6, 8 के अधीन आने वाले व्यक्ति किस कारण से भारत का नागरिक नहीं रहेगा? वह किसी विदेशी राज्य के नागरिकता। हाँ बिल्कुल ठीक है। कर लेता है। अगर वह किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है तो भाई साहब ये नहीं, जैसे काम करने कोई अमेरिका में गया, ठीक है, तो वो अमेरिका में गया काम करने के लिए, कोई भारत का नागरिक तो है, भले 3 साल 4 साल 5 साल वहां पर रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जब भारत में आएगा तो फिर उसको सारे अधिकार मिलेंगे जो नागरिक वाले अधिकार है। लेकिन अमेरिका में काम करते करते वहां पे क्या करे, किसी से विवाह कर ले, वहां का सिटीजनशिप ले ले, कुछ भी कर ले, तो वो नहीं रहेगा भारत का नागरिक। ठीक है, नागरिक के अर्जन हेतु शर्तें के लिए कौन सक्षम है, मतलब कंडीशंस कौन बनाएंगे नागरिक के लिए? प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए भारत की नागरिकता प्राप्त करने हेतु कितने वर्षों का निवास करना आवश्यक होगा? 12 तक। ठीक है, अगर कोई मान लीजिए विदेशी है, भारत में रह रहा है, तो 12 वर्षों तक रहेंगे तब जाकर उनको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, पहले कम था ये अवधि। भारतीय नागरिकता जो साधारण था, बाहर के बाहर कितना था? 5-6 साल था सर, 5 ही वर्ष था सर, 5 के आसपास था, 5 या 7 था, आपको याद नहीं, मे भी इसमें लिखा भी होगा। ठीक है, भारतीय नागरिकता जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है और उनके पास भारतीय पासपोर्ट है, उन्हें क्या कहा जाएगा? अप्रवासी भारतीय। बिल्कुल ध्यान में, अप्रवासी भारतीय उनको कहा जाता है। ठीक है, जो व्यक्ति देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने के, उन्हें किस अधिनियम के तहत नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले नागरिकता अधिनियम कब आया था? इसमें बार बार संशोधन होते रहता है। ठीक है, 1955 में सबसे पहले आया था। ठीक है, अब आते हैं आगे। नियम, ठीक है, हाँ ये 7 वर्ष था, वही मैं बता रहा। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 के पंजीकरण और नागरिकता प्राप्त करने भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत के कितने वर्ष बिताने होंगे? अब 12 कर दिया गया है। 7 वर्ष। जी सर 7 बोले थे, 12 कर दिया गया। 12 कर दिए गए, पहले 7 रखेंगे। उसके बाद बात करें नागरिकता लोकतंत्र, बात करेंगे नागरिकता लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के मूल अभिप्राय सिद्धांत पर कौन सा रूप प्रदान करती है? कानूनी रूप। ठीक है, मतलब नागरिकता आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक बार मैं बता देता हूँ नागरिकता अधिनियम में संशोधन कब से कब हुआ। तो सबसे पहले तो नागरिकता अधिनियम आया था 1955 में, आया था ना संसद के द्वारा। ठीक है, जब भी अधिनियम लगेगा तो समझिए मूल संविधान में इसके बारे में जानकारी नहीं है, संसद के द्वारा इसको, वो अधिनियम का मतलब ही होता है संसद। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद सबसे पहले संशोधन 1986 में किया गया। ठीक है, 1986 के बाद 1992 में किया गया। देखिएगा गलत लिखूंगा तो बताइएगा। ठीक है, उसके बाद 2003 में किया गया। ठीक है, उसके बाद 2005 में किया गया। ठीक है, उसके बाद 2015 में किया गया। ठीक है, 2015 में। ठीक है, उसके बाद एनआरसी वगैरह जो आया था 2019 में आया था। कितना बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 गो। ठीक है, लेकिन संशोधन 6 बार ही हुआ है ना, मेन तो इसी को 1955 में ही संशोधन करते हुए आ रहा है।
ठीक है, तो संशोधन 6 बार किया गया है, मतलब नागरिकता अधिनियम लागू होने के बाद, ठीक है, 6 बार आपको संशोधन किया गया। एक बार साल, एक बार आप लोग जोर से बोलिए। 86, 86, 92, 92, 3, 2003, 5, 2005, 16, 2015 और 2019। 15, ठीक है। 19। हम्म ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब आते हैं, हम्म, नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद संविधान में लागू होने के समय तत्काल लागू हो गया था? अनुच्छेद 5 5 से 9 लेके तक। 9 तक। ठीक है, 5 से ध्यान 9 रखेंगे। तक। अब यार नागरिकता का परित्याग किस प्रकार से होगा, तो देखिएगा, तो पूर्ण आयु एवं क्षमता का कोई भारतीय नागरिक निर्धारित प्रारूप के तहत नागरिकता त्याग की घोषणा कर सकता है। ठीक है, पूर्ण आयु होना चाहिए। अब कोई 14 साल का बच्चा कहेगा नहीं हमको नागरिकता का त्याग करना है, तो संभव नहीं है। ठीक है, इसके लिए क्या होना चाहिए? पूर्ण आयु एवं क्षमता का कोई भी भारतीय नागरिक। ऐसे व्यक्ति की घोषणा केंद्र सरकार के किसी युद्ध में व्यस्त होने पर रोक कर सकती है। ठीक है, अब मान लीजिए केंद्र सरकार किसी युद्ध में व्यस्त है, तो इस समय का ये सारी चीजें बाधित हो जाएगी, इस समय वो चीज नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं होगा, लेकिन बच्चा 18 वर्ष की उम्र प्राप्त करने पर प्रार्थना देकर भारतीय नागरिक धारण कर, जैसे किसी का माता पिता है, ठीक है, माता पिता बोलेंगे भाई साहब हमको नागरिकता का त्याग करना है, तो माता पिता तो जाहिर सी बात उसके बच्चे भी होंगे, तो बच्चा की उम्र जो 10 साल है, तो माता पिता ने नागरिकता का त्याग किया, तो बच्चा का भी नागरिकता का त्याग स्वतः ही हो जाएगा। लेकिन लेकिन बच्चा 18 वर्ष की उम्र अगर धारण कर लेता है, 18 वर्ष का होता है, तो फिर बच्चा जो है भारत सरकार से क्या करेगा? प्रार्थना करेगा और बच्चा को नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये माता पिता अगर नागरिकता का परित्याग करता है, तो बच्चों का भी नागरिकता का परित्याग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लेकिन बच्चा का जब उम्र जब बढ़ेगा, जब वो 18 साल की हो जाएगा, फिर हो जाएगी, तो फिर वो नागरिकता के लिए क्या कर सकता है? प्रार्थना कर सकता है। ठीक है, हम्म, ध्यान में रखिएगा। यस। ठीक है, आपसे बर्खास्त की, तो सबसे पहले नागरिकता का परित्याग करने का तरीका स्वेच्छा से त्याग देना। दूसरा, बर्खास्त किया जाए, किस आधार पर बर्खास्त किया जाएगा? जैसे किसी भारतीय नागरिक की तरह स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिकता को ग्रहण कर लिया है, तो ऐसे कंडीशन में उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त होनी हो जाएगी, किसी प्रकार की प्रक्रिया से नहीं गुजरना है। या फिर यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब भारत सरकार युद्धरत हो, केंद्र सरकार जब तक इस संबंध में सहमति न प्रदान करे, मतलब अब डायरेक्ट आप मतलब नागरिकता छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है ना, केंद्र सरकार इसके लिए आपको ध्यान है, जैसे आप किसी को, जैसे मान लीजिए आप किसी को वो देने जाते हैं, इस्तीफा देने जाते हैं, तो इस्तीफा देने से आपका इस्तीफा नहीं हो जाता, आपका जो वरीय अधिकारी इस्तीफा स्वीकार भी करना चाहिए। ठीक है, वो इस्तीफा लौटा भी सकता है। ठीक है, वंचित किए जाने पे आपकी नागरिकता वंचित भी की जा सकती है। वो भारतीय नागरिक को देशीकरण या पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बना है, वह केंद्र सरकार के आदेश से नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। भारत सरकार निम्न आधारों पर किसी व्यक्ति की नागरिकता वंचित कर सकती है। ठीक है, सबसे पहले वह नागरिकता झूठे तरीके से धारण कर लेगा, जैसे रोहिंग्या वाला सवाल है, भारत में कहां न कहां से गधा आधार कार्ड पैन कार्ड सब बना लिए हुआ है, तो भारत का नागरिकता नहीं है। ठीक है, आप यस। गलत तरीके से नागरिकता को अगर हासिल करेंगे, अब बाद में सीए एनआरसी इसलिए है ना, पीछे से देखा जाएगा से कौन कब आया नहीं आया, तो गलत तरीके से अगर नागरिकता को अगर बनाएंगे, तो नागरिकता आपकी रद्द की जा सकती है। या फिर भारत के संविधान का आपने क्या किया? अनादर किया, या फिर अनिष्टा की अभिव्यक्ति की। ठीक है, ध्यान रखिए। साथ में जब किसी युद्ध में भारत शामिल हो, तो शत्रु देश के साथ अवैध रूप से गोपनीय सूचना पे अवैध व्यापार किए जाने पे जो राष्ट्र विरोधी है, मतलब मान लीजिए आप किसी विदेशी राष्ट्र के साथ मिल गए हैं, भारत का इंपोर्टेंट डाटा आप शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप पे देशद्रोह का आरोप लगेगा, सेडिशन एक्ट। इस कंडीशन में भी, या फिर मान लीजिए आप ड्रग्स का व्यापार कर रहे हैं जो कि अप्रबंधित है, हथियार बेच रहे हैं, जाली करेंसी मतलब वो चीज का कारोबार कर रहे हैं, इससे भारत के मतलब देश राष्ट्र विरोधी देश विरोधी गतिविधि में शामिल रहेगा, तो आपकी नागरिकता जा सकती है, सिंपल शब्दों में। जा ठीक है, सकती है। हाँ हाँ। हाँ, इसमें भी कंडीशन है, आप देश विरोधी गतिरोधी के कंडीशन, यहाँ पे थोड़ा सा न्यायपालिका का भी पावर निकल कर आता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे सीधे जी सर। संसद नहीं, संसद प्लस न्यायपालिका। ठीक है, संसद प्लस न्यायपालिका। ठीक है, थोड़ा सा अगर देश विरोधी गतिविधि में आप शामिल है कि नहीं, इसके लिए संसद जांच थोड़ी ना करेगी, न्यायपालिका निकल कर आएगा। न्यायपालिका करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे न्यायपालिका, संसद प्लस न्यायपालिका। हालांकि सारे कंडीशन में सारे सब कंडीशन संसद के लिए फुलफिल होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा न्यायपालिका का भी रोल है। नागरिक सामान्य रूप से भारत के 7 वर्षों तक निवास कर सकता है। अब मान लीजिए अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, सीरिया में कौन सा आतंकवादी समूह था, क्या नाम था उसका? सीरिया आईएसआई। ठीक है, नहीं आईएसआई। आईएसएसआई। ठीक है, तो बहुत लोग जाके वहां पे जाके आईएसआई के लेकर काम करने लगे। ठीक है, तो भाई साहब फिर दोबारा जब आएगा तो उसको भारतीय नागरिकता थोड़ी ना दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, कोई आतंकवादी समूह के लिए काम करने लगेगा, तो इस सब कंडीशन में नागरिकता जाएगी। अब देखेंगे, ठीक है, किस समिति द्वारा भारतीय को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश की गई थी? बहुत सुंदर है,
ठीक है। लक्ष्मीवल सिंघवी सिंघवी की सिंघवी समिति की समिति। सिफारिश से बोला गया था कि भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश की गई थी। ठीक है। हालांकि फेडरल सिस्टम का लक्षण भी है, अगर सुंदर वाला फेडरल सिस्टम में बढ़िया संघीय व्यवस्था की बात करेंगे तो वहां पे बात करेंगे, ध्यान में रखिएगा, तो वहां पे दोहरी नागरिकता है। जैसे अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है। ठीक है। तो जहां पे दोहरी नागरिकता होगी तो वहां पे नागरिक को बहुत ही अधिक पावर होगा। ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को किस देश से आने वाले, ठीक है, धार्मिक अल्पसंख्यकों के संबंध में प्रावधान किया गया है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ध्यान में, पाकिस्तान। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ठीक है। इसमें इसमें कौन कौन शामिल है? हिंदू हिंदू बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई वगैरह सब शामिल? ईसाई नहीं है। ठीक है। इसमें मुसलमान नहीं शामिल मुस्लिम को होते हैं। छोड़ के। हाँ, मुसलमान शामिल नहीं छह है। ठीक है, धर्म ध्यान में शामिल रखेंगे। है, छह धर्म। हाँ, अगर हम हिंदू अगर बोल रहे हैं तो हिंदू में बौद्ध जैन दोनों आ जाता है। ठीक है। बौद्ध जैन जो है हिंदू में ही आता है। ठीक है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता है तो आवेदन करने के पूर्व कम से कम कितने वर्ष तक भारत में रहने की आवश्यकता 11 वर्ष। होगी? ठीक है। पहले 11 वर्ष था, लेकिन अब जाकर उसको घटाकर कितना कर दिया गया है? 5 वर्ष। ये केवल किसके संदर्भ में? धार्मिक अल्पसंख्यक के संदर्भ में होगा, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए। हमारे श्रीलंका की जैकलीन अगर चाहेगी 5 वर्ष तक भारत में रह के नागरिकता ले लेंगे तो नहीं है, उसके लिए कितना है? वही 12 वर्ष ही है। ठीक है। 12 वर्ष से। पहले 7 था, अब 12 से। लेकिन यहाँ से जो लोग आएंगे, पहले 11 वर्ष था, उसको घटाकर अब 5 वर्ष कर दिया गया है, ताकि इन लोगों को नागरिकता जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। ठीक है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 कब लागू हुआ था? तो 2020 में लागू हुआ था। ठीक है। किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर उनकी भारतीय नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत स्वतः समाप्त हो जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल से याद कर लीजिए। के तहत अनुच्छेद 9 की तहत। ठीक है। किस अधिनियम के तहत नागरिकता अर्जन एवं समापन करने के बारे में, ठीक है, बात की गई? किस अधिनियम है? कब है? 1955 वाला। ठीक है। 1955 अधिनियम। आप देखेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कितने प्रकार से नागरिकता अर्जन किया जा सकता है? कितने प्रकार से किया जा सकता है? 5 प्रकार से। ठीक है। जन्म से प्राप्त नागरिकता, वंश के आधार पर प्राप्त नागरिकता, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता, देशीकरण के द्वारा नागरिकता, या फिर क्षेत्र समावष्टि। ठीक है। क्षेत्र समावष्टि मतलब भारत सरकार किसी नए राज्यों को या फिर किसी नए देश को भारतीय संघ, नेपाल का भी कोशिश करे से भारत में मिल जाए, बात कह रहा। ठीक है। तो इस आधार पर भी नागरिकता मिलेगी। तो क्या क्षेत्र समावष्टि के द्वारा प्राप्त नागरिकता वहां के सभी लोगों को स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी? स्वतः हो जाएगा? नहीं होगी। ठीक है। संसद पे डिपेंड करेगा। उसमें से किसी लोगों को नागरिकता संसद दे भी सकती है, किसी लोगों को नहीं भी दे सकती है। ठीक है। ये संसद के ऊपर डिपेंड करेगा, एक अधिनियम लाना पड़ेगा। सभी लोगों को स्वतः नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती। मान लीजिए किसे पाकिस्तान बोलता है भाई हम भारतीय संघ में शामिल होंगे, ऐसा होगा नहीं। लेकिन क्या पाकिस्तान में बहुत लोग देश विरोधी भी है, भारत सरकार वैसे लोगों को चयनित करेगी भाई साहब हम तो नागरिकता सबको तो देंगे लेकिन इन लोगों को हम नहीं देंगे। ठीक है। तो कुछ लोगों की नागरिकता नहीं भी दी जा सकती है। तो क्षेत्र समावष्टि द्वारा सीधे नागरिकता नहीं प्राप्त होती है, इसके लिए संसदीय विधि है। ठीक है। इसको ध्यान में रखिए। ऐसा नहीं कि संघ मिला तो सबको नागरिकता स्वतः मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया कि संसद को नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति के संबंध में किसी विधि निर्वाचित शक्ति प्रदान की गई? किसमें है? 11 में। किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि पारित करके किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है? नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा किसी व्यक्ति को कितने प्रकार से नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? 3 प्रकार। प्राप्त करने के तरीके कितने? 5। ठीक है। और जाने के तरीके कितने? 3 है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश में किया गया है? चलिए, दोहरी नागरिकता किस प्रकार के प्रदान की जाएगी? प्रवासी भारतीयों के आवेदन। दोहरी नागरिकता किस प्रकार प्रदान की जाएगी? प्रवासी भारतीयों के आवेदन पे। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ठीक है। चलिए, दोहरी नागरिकता एक तरह से नहीं होगा, क्योंकि प्रवासी भारतीय, मान लीजिए कोई भारत में अगर रह रहा, पाकिस्तान से कोई भाग के आ गया। पाकिस्तान से लोग कैसे भागता है पता है? बोलता है भारत में जाके हम हिंदू धर्म से वहां पे दर्शन करने जाना है। ठीक है। और दर्शन करने आते फिर लौट के नहीं जाते। ठीक है। उसकी पाकिस्तान की नागरिकता तो अभी तक नहीं गई है, नहीं ना गई है। अब भारत में कई दिन तो रह गया तो भारत में उसको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। भारत में उसको नागरिकता दे जाए। पाकिस्तान समझे उसको नागरिकता समाप्त करना है कि नहीं समझता, तुम्हारी मर्जी। ठीक है। लेकिन हमने नागरिकता दे दी, इस तरीके से उसके पास दोहरी नागरिकता हो गया। लेकिन ये संदर्भ केवल प्रवासियों के संदर्भ में ही होगा। वो भी मुख्य रूप से कौन देश के प्रवासी? अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से। ठीक है। प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश सरकार के द्वारा अपनी सैद्धांतिक समिति कब बनी? 2003 में। ठीक है। प्रवासी भारतीयों को सीमित रूप से दी गई जाने वाली, ठीक है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान क्या कहा जाता है?
OCI, ठीक है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। ओवर सिटीजनशिप नागरिकता, ऑफ इंडिया। हाँ, नागरिकता प्राप्त करने खोने के विषय में विस्तार से चर्चा किस नागरिकता कानून में की गई है? 55 के अधिनियम। 1955। किसे भारत का जन्मजात नागरिक माना जाता है? जब संविधान लागू होने के पश्चात भारत में जन्मा हो, ठीक है। पहले जन्मा हो। हाँ बिल्कुल ठीक है, संविधान लागू होने के तारीख को या फिर उसके पश्चात भारत में जन्मा है, वो भारत का मतलब क्या है? ध्यान में रखेंगे, जन्म मतलब जन्म से नागरिक है, मतलब जन्मजात नागरिक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं, ठीक है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? एकल नागरिकता इंग्लैंड से, ठीक है। इंग्लैंड में राज्यों की संख्या कितनी है? ब्रिटेन। इंग्लैंड में नहीं पता राज्यों की संख्या। इंग्लैंड में राज्य नहीं होते, ठीक है, यहाँ पे कोई राज्य नहीं होता है, ठीक है। चलिए, जन्म से नागरिक होने की क्या शर्त है? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मा हो, ठीक है, वो जन्म का नागरिक हो, या फिर 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के पहले जन्मा बच्चा, या फिर एक नागरिकता अधिनियम 2003 के लागू होने के बाद वो बच्चा जिसके जन्म के समय माता पिता दोनों भारतीय अथवा कोई एक भारतीय हो, ठीक है, वो जन्म से नागरिक होगा, ठीक है, ध्यान रख। लेकिन ये सारे कंडीशंस किस पे लागू नहीं होंगे? कोई मतलब विदेशी जोड़ी भारत घूमने आता है, उनके बच्चे यहाँ पे होते हैं, या फिर मान लीजिए कोई एम्बेसडर वगैरह भारत में रह रहा है अपनी पत्नी के साथ, उनके बच्चे यहाँ पे जन्म होते हैं, तो वो सब ये सब नागरिक नहीं माना जाएगा, ठीक है। वंशानुगत के आधार पर नागरिकता अर्जन करने की क्या शर्त है? तो 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच देश के बाहर जन्मे व्यक्ति, उसका उस समय बच्चा का जन्म देश से बाहर हुआ, जैसे मान लीजिए कोई कपल्स घूमने गया, भारतीय कपल्स, और उसके बच्चे की जन्म अमेरिका में हो गया, लेकिन उसके माता पिता तो भारत से गए, उसके माता पिता भारतीय है, सॉरी उस समय उसके पिता भारतीय नागरिक है, माता नहीं, उस समय उसके पिता अगर भारतीय नागरिक है, उस बच्चा को मतलब क्या, देश का नागरिकता दे दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का क्या प्रावधान है? भारतीय मूल के व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रह रहा हो, भारत के नागरिकता के नाबालिग बच्चे, इनको पंजीकरण के द्वारा दिया जाएगा। अब इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। देशीयकरण द्वारा नागरिकता अर्जित करने का क्या तरीका है? संबंधित देश के एक निश्चित अवधि तक निवास करना, ठीक है, इसको बोलते देशीयकरण। 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए देशीकरण के, साथ में उसका चरित्र भी क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। उस आधार पर मतलब देशीयकरण द्वारा नागरिकता, ठीक है, अर्जन करने का तरीका है, संबंधित देश में एक निश्चित अवधि तक निवास करना, साथ में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, गुड कैरेक्टर का पर्सन होना चाहिए। केवल नागरिकों का मूल अधिकार कौन सा प्राप्त है? केवल नागरिकों को 15, 16, 19, 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है, ध्यान रखें, केवल नागरिकों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30 केवल नागरिकों को प्राप्त है। अब आते कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 5 से 8 के अंतर्गत प्रत्येक उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी जो संविधान के आरंभ के समय किसी एक श्रेणी में आता हो, ठीक है। दूसरा क्या है? भारत के आदिवासी तथा भारत में जन्मा भारत संघ की अधिकांश जनसंख्या ऐसे व्यक्तियों की थी। आदिवासी जो भारत में नहीं जन्मा किंतु उनके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, उनको भी ध्यान रखेगा। उसके आदिवासी जो भारत में नहीं जन्मा किंतु जो 5 वर्ष से अधिक समय तक भारत का सनातन निवासी रहा, उनको भी मिलेगी नागरिकता। भारत का निवासी किंतु जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया और बाद में, ठीक है, पुनः आवास अनुज्ञा लेकर भारत लौट आया, उनको भी नागरिकता दी जाएगी। पाकिस्तान का निवासी किंतु जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में प्रवास कर गया था अथवा उस तारीख के बाद आया था किंतु 6 महीने से अधिक समय भारत में निवास कर रहा था, जिसने विहित ढंग से पंजीकृत करा लिया, वो भी भारत का नागरिक। भारत के बाहर रहने वाले किंतु उनके माता पिता में से कोई, ठीक है, माता पिता में से पितामह या फिर पितामही अथवा मातामह या फिर मातामही में से कोई भारत में जन्मा हो, उनको भी नागरिकता मिलेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा जटिल है, लेकिन मेनली जो आर्टिकल्स वगैरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको ही आप लोगों को क्या रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पे आ गया, ठीक है, आप लोगों को जो ऊपर मैंने पढ़ाया था, ठीक है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कितनी बार कुल संशोधन हुआ? 6 बार। 6 बार। इसमें 1955 वाला को नहीं शामिल करेंगे, ठीक है। 1955 में ही संशोधन किया। कब कब किया गया संशोधन? 86 में, 3 में, 5 में, 15 में, 19 में। 86 में, 92 में, 3 में, 5 में, 3 में, 5 में, 15 में, 19 में। बिल्कुल ठीक है, इसको आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे एनपीआर। एनपीआर क्या होता है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है, ठीक है। क्या है इसमें?
तो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर देश के सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर है। ये नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकों का अधिनियम पंजीकरण और राष्ट्रीय 2003। पहचान पत्र नियम 2003 के प्रावधानों के तहत, ठीक है, स्थानीय, उप जिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा सकता है। जिला स्तर पे भी है, उप जिला स्तर पे भी है, स्थानीय स्तर पे भी है, राज्य स्तर पे भी है, नेशनल स्तर पे भी है, ठीक है। सब पे नागरिकता का प्रावधान है। अब जाइएगा वोट के समय में देखिएगा, गांव में देखिएगा कुछ मिलता है, उसमें देखिएगा गांव के सारा आदमी का उसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ रहता है, दिया रहता है ना। स्थानीय वोटर स्तर पे लिस्ट। भी है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जो बीपीएससी से एक अधिकारी होता है, रजिस्ट्रार जो होता है उसके पास ये सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। वोटर लिस्ट जारी करता है ना वो, जो जिसका जिसका वोट। बिल्कुल, हाँ हाँ। तो भारत का प्रत्येक निवासी को एनपीआर में पंजीकरण अनिवार्य होता है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का उद्देश्य देश में हर सामान्य निवासी को व्यापक पहचान डाटाबेस तैयार करना है। डाटाबेस में जनसंख्यांकी के साथ साथ बायोमेट्रिक विवरण भी शामिल होंगे, ठीक है। नया वाला तो क्या बायोमेट्रिक वगैरह भी शुरू किया जा रहा है, ठीक है। आप चलेंगे बताना आपको अनिवासी भारतीय, जो नॉन रेसिडेंट इंडियन कहा जाता है, वो कौन होते हैं। तो ऐसे भारतीय नागरिक जो नौकरी अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से वर्ष में 182 दिन अथवा उससे अधिक विदेशों में रहते हैं, उनको मतलब क्या एनआरआई कहा जाता है। ये समय इंपोर्टेंट है। एनआरआई तो सब जानता है, कितने दिन मतलब बाहर से, कितने दिन है उससे अधिक मतलब बाहर रहते हैं, कितने दिन, 182। 182 दिन, हाँ 182 दिन, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा अन्य किसी नियुक्ति पर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे भारत सरकार द्वारा भेजे जाने वाले व्यक्ति को कौन सा दर्जा मिलता है, अनिवासी भारतीय अनिवासी भारतीय के दर्जा। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा अन्य किसी नियुक्ति पर भारत सरकार द्वारा भेजे जाने वाले व्यक्ति को अनिवासी भारतीय दर्जा, ठीक है। मतलब भारत मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई वो बना दिया, क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्टर बना दिया। तो इन्वेस्टर तो कभी भारत में आएगा ही नहीं, हमेशा ड्यूटी पे रहेगा, जब तक वो सर्विस रहेगा भारत से बाहर रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उसको एनआरआई का दर्जा दिया जाता है, ठीक है भाई। वो भारतीय नागरिक है लेकिन भारत में रहता नहीं है। इन्वेस्टर का सर्विस मान लीजिए 30 साल की उम्र में कोई बचता है, 60 साल तक सर्विस रहेगा, तो कभी भी भारत में आएगा, हमेशा बाहर बाहर रहेगा, छुट्टी मनाने के लिए ही तो आएगा, तो उसको एनआरआई का दर्जा दिया जाता है। या फिर मान लीजिए यूएनए में कोई भारतीय है, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो भी एनआरआई का। अनिवासी भारतीयों को किस वर्ष अधिसूचना जारी करके भारत में मतदाता के रूप में पंजीकरण की सुविधा प्रदान की गई, 2011 में। इनसे पहले नहीं था। जो अनिवासी भारतीय एनआरआई को वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन 2011 में उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। किस फॉर्म के माध्यम से विदेशों में रहने वाले सक्षम मतदाता मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित करवा सकते हैं, कौन सा फॉर्म है, फॉर्म नंबर 6A, ठीक है। अब आते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, पीआईओ कौन होते हैं। तो वे लोग जो स्वयं अथवा उनके पूर्वज कभी भारतीय नागरिक थे लेकिन वर्तमान में किसी दूसरे देश के नागरिक बन के, उनको पीआईओ बोलते हैं। भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए पीआईओ कार्ड की प्रक्रिया कब शुरू की गई, 2002। ठीक है, 2002 में। पीआईओ कार्ड धारक व्यक्ति कार्ड जारी होने की तिथि से कितने वर्षों तक बिना वीजा भारत आ सकता है, 15 15 वर्ष। मतलब इनको वीजा नहीं देना पड़ सकता। पीआईओ में एक बार आप नाम अपना वो कर लीजिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको वीजा 15 वर्षों तक नहीं लगेगा, ठीक है। 2002 में ये आया था। मतलब ये पीआईओ होगा कौन, वे लोग जो स्वयं मतलब वो कभी भारत के नागरिक रहा हो, या फिर उनके माता पिता में से कोई भी भारत के नागरिक रहा, उनके पूर्वज वर्तमान में किसी और देश के नागरिक में, उनको पीआईओ के तहत उनको भारत में आने जाने की सुविधा होती है। किस नागरिकता संशोधन विधेयक जो पीआईओ को, ठीक है, पीआईओ को किस कार्ड का दर्जा दिया गया, ओसीआई कार्ड का, ओवरसीज सिटीजन इंडियन, ओवरसीज सिटीजन इंडियन होता है ना, ऐसे ही कुछ होता है, ओसीआई कार्ड का दर्जा दिया गया। अब आते हैं आगे, ठीक है, देखेंगे यहाँ पे नागरिक संशोधन अधिनियम, ठीक है, 2019 की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कब अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी, 12 दिसंबर 2019। 12 दिसंबर 2019 को। खूब हल्ला हुआ था सीए और एनआरसी एससी वाला, ये अभी और लंबा चलता है, लेकिन बीच में क्या आ जाता है, कोरोना, ठीक है। नहीं, कोरोना की वजह से देखिएगा जगह जगह पर सेंटर बना हो रहा है। दिल्ली में कौन सा केंद्र था, दिल्ली में क्या नाम था उसका, शाहीन बाग, ठीक है, तो सबको हटाया जाता है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 6वीं अनुसूची में शामिल किन आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7वीं अनुसूची में शामिल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन पे लागू नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। 6वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन से आदिवासी क्षेत्र शामिल है, ठीक है, कार्बी आंगलांग असम, ध्यान में रखेंगे। इसमें गारो हिल्स मेघालय का भी शामिल है, चकमा मिजोरम, त्रिपुरा। चकमा जनजाति है, किस धर्म को मानती है चकमा जनजाति, मिजोरम में है ये बौद्ध मानती है, ठीक है। कहाँ से आई है चकमा, कहाँ से आई है चकमा, कहाँ से आई है, श्रीलंका की है क्या, म्यांमार की, बांग्लादेश, म्यांमार का नहीं बांग्लादेश का चकमा है, बांग्लादेश चकमा बांग्ला होगा, ठीक। रोहिंग्या म्यांमार से आया है, ठीक है।
अब आते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किन क्षेत्रों पर लागू नहीं हुआ था? बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंतर्गत इनर लाइन परमिट, जहां जहां पे इनर लाइन परमिट लगा हुआ है, ठीक है, इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्रों में अब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं हो सकता, आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। जैसे आपका अभी मोदी जी बोले लक्षद्वीप को विकसित करेंगे, तो सबसे पहले वहां पे इनर लाइन परमिट हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 1973 के तहत इनर लाइन परमिट भारत देश में जाने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है, एक फॉर्म भरना पड़ता है, उसका सर 50 या 100 रुपया सर उसका कीमत फी भी देना पड़ता है, एक छोटा सा फी, ठीक है। तो जहां पे इनर लाइन परमिट लगा हुआ है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन इनर लाइन परमिट लगा हुआ है, तो वहां पे मतलब ये लागू नहीं होगा, ठीक है। इनर लाइन परमिट किन किन राज्यों में लगा हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में है, मिजोरम में है, मणिपुर, नागालैंड में इनर लाइन परमिट लगा हुआ है, ठीक है। ध्यान में इनकी मतलब पूरे राज्य में नहीं लगा हुआ, लेकिन इनके कुछ क्षेत्रों में जाने के लिए, आदिवासी महत्ता को बढ़ावा देने के लिए, उनके मतलब उनके गरिमा का ध्यान रखने के लिए सभी लोगों का डायरेक्ट वहां पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लक्षद्वीप में भी इनर लाइन परमिट लगा हुआ है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, मणिपुर, नागालैंड में इनर लाइन परमिट है। इनर लाइन परमिट कब आया था? 1873 में आया था, ठीक है। हाल ही में देखिए इनर लाइन परमिट के विदेशी यहाँ पे 1873 में था, ब्रिटिश ने लाया था। इनर लाइन परमिट में भारतीयों को, शाहूकार को, इन सबको मतलब उन क्षेत्रों में जाने से मना कर दिया गया था, क्योंकि 1857 का विद्रोह का सबसे बड़ा रीजन एक ये भी था, आदिवासियों को चीजों का मतलब क्या करना, एक तरह से दोहन करना। लेकिन बाद में जाकर 1813 में जब आया था, ईसाई मिशनरी को भारत में प्रचार करने की अनुमति जब दी गया था, तो इनर लाइन वाले क्षेत्र में भी जाकर वो प्रचार कर सकते थे, लेकिन आम आदमी नहीं जा सकता था, क्योंकि जनजातीय समुदाय को ब्रिटिश हमेशा आम आदमी से मतलब दूर करके रखा। हाल ही में किस राज्य के शासित प्रदेश ने इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को हटा दिया गया है? ठीक है, तो लद्दाख से आपको हटा दिया गया है। इनर लाइन परमिट क्या है? तो वह दस्तावेज जो गैर मूल निवासियों को उन राज्यों में जाने या रहने के लिए आवश्यक है, ठीक है। ध्यान रखें, मतलब कि अगर आप उस राज्य में आप जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, समय बिताना चाहते हैं, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अब परमिशन दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता। परमिशन देगा कौन? केंद्र या फिर राज्य सरकार। तो राज्य सरकार परमिशन देगी, ठीक है। कौन सा राज्य सरकार देगी? जैसे मिजोरम घूमना चाहते हैं, तो मिजोरम के तो आइजोल में तो आप जा सकते हैं, राजधानी क्षेत्र, लेकिन मिजोरम का किसी जंगल में जाके घूमना है, जो कि इनर लाइन परमिट के अधीन आता है। पूरा राज्य इनर लाइन परमिट के अधीन नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन कुछ हिस्सा आता है, या पूरा राज्य भी आ सकता है। वैसे कंडीशन आपको संबंधित राज्य सरकार के द्वारा इसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। चलिए, किस भाग में नागरिकता का प्रावधान दिया गया है? 2 में, ठीक है। चलिए, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता किसमें है? 5 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान किसमें है? 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार किसमें है? 7 देखिए, पाकिस्तान से भारत 6 में, ठीक है, और पाकिस्तान जाने वाले और फिर वापस आ जाने वाले ध्यान में रखिएगा, तो 7 में, ठीक है। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता किसमें है? 8 में। 8 में। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता 9 होना किसमें है? 9 में होगा। 9 होना 9 में है। नागरिकों का अधिकार का बना रहना किसमें है? 10 में। 10 में है, ठीक है। संसद और नागरिकता का अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किसमें करना है? 11 में। एक बार और इसको पढ़ लीजिए, कभी कभी से पूछता है, ठीक है। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता किसमें? 5 में। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन मतलब पाकिस्तान से जो भारत आएगा करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता किसमें? 6 में है। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता किसमें है? 7 में है, क्योंकि बहुत लोग पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से भारत वापस आ गए, ठीक है। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की नागरिकता किसमें? 8 में है, ठीक है। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति की नागरिकता किसमें है? 9 में है। नागरिकों का अधिकार बना किसमें रहता है? 10 में रहता है, ठीक है। मतलब जब तक आप कोई गलत काम नहीं करेंगे तब तक आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। मतलब नागरिकता का अधिकार आपका क्या है? ठीक है, बना हुआ है, ठीक है। आप चलते आगे चलने के बताना है, संसद और नागरिकता अधिकार का विधि के द्वारा विनियमन किया जाना किसमें है? संसद के पास पावर होगा। नागरिकता अधिकार से संबंधित चीजों को हेरफेर करने का किसमें? 11 में है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो क्या आप लोग मूल अधिकार भी पढ़ेंगे क्या? पढ़ाइए सर। पढ़ना है? पूरा चैप्टर हो गया। तो सबसे पहले इसी बात में पढ़ाएंगे। सब बताइए, इस नागरिकता अधिनियम में कितने बार संशोधन किया है, कब कब किया गया है? 86, 92, 3, 5, 15, 19। 5, 15, 19 19 6 बार 6 बार किया गया है, ठीक है। 55 में स्टार्ट हुआ है। धारा 10 के तहत संशोधन किया गया था।
ठीक, चलिए, तो मौलिक अधिकार पढ़ा ही दिया जाए नहीं? पढ़ाइए ना सर।